जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग वर्तमान में सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट साइंस की चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम लोग आपके क्लास 10th के सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट विज्ञान का जो है इसके केमिस्ट्री के लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उन सभी प्रश्नों को समझेंगे। तो आज के इस क्लास में आपके केमिस्ट्री से जिन जिन महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे सभी प्रश्न आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक एक प्रश्न को ध्यान से समझिएगा क्योंकि बिल्कुल हम लोग आसान भाषा में समझेंगे। उसके साथ साथ आंसर भी लिखना सीखेंगे कि कैसे 2 अंक वाले प्रश्न में आपको आंसर लिखना है कि 2 में 2 अंक मिले, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आपको कैसे लिखना है कि उसमें भी आपको पूरा का पूरा अंक मिले। और ये सभी प्रश्नों की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बिल्कुल आप लोग जानते हैं कि हम लोग ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ रहे हैं, कुछ भी छोड़कर हम लोग नहीं भाग रहे हैं। अगर आपको अच्छा अंक लाना है तो आपको इसके लिए पूरे सिलेबस पे कमांड रखना बिल्कुल आवश्यक हो जाता है। हम लोग का यही उद्देश्य है कि आपका आने वाले बोर्ड परीक्षा में अच्छा अंक आए, तो इसलिए हम लोग कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ रहे हैं। तो अगर आपका कोई भी क्लासेज इस सीरीज का छूटा है या आपको रिवीजन करना है तो उसके लिए हमने आपके लिए सुविधा के लिए प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर पीछे के जो भी आपके क्लासेस छूटा है उसे आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ गर्म से इस सभी सीरीज के वीडियो जो वहां पे अवेलेबल है तो देखकर आप रिवीजन कर सकते हैं। मैं बार बार बोलता हूं इस सीरीज का कोई वीडियो आपको मिस नहीं करना है। अगर सभी वीडियोज आप देख कर जाते हैं तो देखिएगा आपके परीक्षा में यहाँ से कितना ज्यादा प्रश्न आए हैं। सभी फिजिक्स के प्रश्नों की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आगे आज हम लोग सीधे बात करेंगे रसायन शास्त्र अर्थात कि आपके केमिस्ट्री का। तो यहाँ पे शुरू हो रहा है आपके रसायन शास्त्र केमिस्ट्री से लघु उत्तरीय प्रश्न अर्थात कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि प्रश्न संख्या 11 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से कि 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, तो इसके लिए आपको 8 अंक दिया जाएगा। और बिल्कुल आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे भी आपको 11 से 18 तक केमिस्ट्री का लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगा। और इस 11 से 18 तक जो आप प्रश्न देख रहे हैं इसमें से कोई भी 4 आपको बनाना है और जो भी 4 आपको नहीं आता है उसको छोड़ देना है। जब आपको इसका उत्तर लिख लेंगे तो उसके बाद मिलेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। केमिस्ट्री का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक का होता है, जो 19 और 20 अंक पे रहेगा। और इस दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको बना देना है। अर्थात कि कुल हम लोग बात करें तो केमिस्ट्री में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय मिलाकर आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का आपको उत्तर लिख देना है। तो अगर आप इन सभी 10 प्रश्नों को तैयार करके जाते हैं तो यहाँ से ही काफी प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो चलिए एक एक प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। सिर्फ आपको प्रश्न को समझना है, उसके साथ साथ ये भी सीखना है कि किस रूप में हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे। तो पहला नंबर प्रश्न आपके केमिस्ट्री से कह रहा है कि अम्ल एवं क्षारक के बीच होने वाले अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण लिखें। अर्थात कि प्रश्न आपसे क्या पूछा कि सर आपको बताना है कि अम्ल और क्षारक के बीच में जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसका समीकरण आपको लिख देना है। तो 2 अंक का प्रश्न था, तो आपको उत्तर कुछ इस शब्दों में लिखना है कि अम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है। अर्थात कि अम्ल और क्षारक के बीच में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, लवण तथा जल। अर्थात दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, इसलिए अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए ये प्रश्न आप सीख लिए कि अम्ल और क्षारक मिलकर क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। तो यही प्रश्न आपसे अगर परीक्षा में पूछेगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं तो यही आपका जवाब होगा। दूसरा आपको उत्तर याद करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए मैं बोलता हूं आपको सब्जेक्टिव प्रश्न ज्यादा पढ़ना चाहिए, ताकि वहां से एक प्रश्न आप अगर समझ लेते हैं तो 2-3 प्रश्न का आप उत्तर लिखने की स्थिति में रहेंगे और यहां से तमाम ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछ लिए जाएंगे। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का भी परिभाषा यही होगा। या इसी प्रश्न को दूसरे रूप में घुमाकर पूछ दे कि अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से क्यों जानते हैं। क्यों जानते हैं सर? क्योंकि अम्ल और क्षारक के बीच जब अभिक्रिया होता है तो अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण तथा जल बनाते हैं। तो जब एक दूसरे को उदासीन करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इन तमाम प्रश्नों का उत्तर आप यहां से लिख सकते हैं। फिर कहा था कि एक रासायनिक समीकरण का उदाहरण दीजिए, तो यहाँ पे इस रूप में आप रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए NaOH और HCl। यहाँ पे NaOH क्या है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है अर्थात कि आपका क्षारक है। और उसके साथ साथ HCl क्या है, तो ये अम्ल है। तो ये क्षारक और अम्ल मिलेंगे तो एक दूसरे को उदासीन करके क्या बना दिए, सोडियम का क्लोराइड NaCl लवण बना दिया और प्लस में जल। तो याद रखेंगे अम्ल प्लस क्षारक मिलकर क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को आप समझे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, चला 12 नंबर प्रश्न है और आपके केमिस्ट्री से दूसरा प्रश्न है। कह रहा है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दे। अर्थात कि पहले आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का परिभाषा लिखना है, फिर उसका एक उदाहरण दे देना है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसे कहते हैं जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलता है। वैसी कोई भी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी जिसके फलस्वरूप क्या निकलता है, ऊष्मा। ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया 2 तरह का होता है। पहला होता है ऊष्माक्षेपी और दूसरा होता है ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी में सर क्या होता है, तो इसमें ऊष्मा निकलता है। और ऊष्माशोषी में क्या होता है, तो उसमें अभिक्रिया पूर्ण होने के लिए ऊष्मा हम लोग शोषण होता है अर्थात ऊष्मा उसमें लगता है। तो इसमें पूछा था ऊष्माक्षेपी, तो इसमें क्या होगा, ऊष्मा निकलेगा। कहा था एक उदाहरण दे, तो मीथेन। तो ऐसे आपको बिल्कुल जैसे इस रूप में उत्तर लिखा गया ऐसे ही आपको लिखना है। उदाहरण में क्या है कि मीथेन दहन की अभिक्रिया
अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अर्थात कि जब हम मीथेन को जलाते हैं तो किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ऐसे आपको समीकरण लिख देना है कि मीथेन को हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन के उपस्थिति में जला रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और प्लस ऊर्जा, तो ऊर्जा यही क्या है, ऊष्मा निकल रहा है, तो इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो यही आपको यहीं तक प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए भी लिखा हूं ताकि आपको इसके आसपास भी कोई प्रश्न आए तो आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ पे देखिए श्वसन अभिक्रिया का उदाहरण मैंने आपके लिए लिया है समझाने के लिए। तो यहाँ पे श्वसन अभिक्रिया में देखिए ऊर्जा निकल रहा है, यहाँ पे क्या निकल रहा है, ऊर्जा अर्थात कि ऊष्मा निकल रहा है। तो इसलिए श्वसन की अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगर आप इस सीरीज के सभी वीडियोज आप देखेंगे तो आप जानते हैं कि कितना बार ये प्रश्न पूछा गया है आपसे, कितना वीवीआई प्रश्न रहता है कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है। यहाँ से आपको जानकारी मिल गया कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों है सर, क्योंकि इसमें भी मैंने ऊपर यहाँ पे समीकरण में दिखाया कि यहाँ पे भी ऊष्मा आपको निकल रहा है। तो इस तरह आपको प्रत्येक प्रश्न को समझ के रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि पीएच स्केल क्या है। आपको क्या बताना है कि पीएच स्केल क्या है और एक उदासीन विलयन का पीएच मान आपको बता देना है। तो इसका उत्तर आपको कुछ इस शब्दों में याद रखना है कि विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने वाले स्केल को हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल। अर्थात कि पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जो किसी विलयन में कितना हाइड्रोजन आयन उपस्थित है उसकी सांद्रता बताता है। और पूछा था उदासीन विलयन का पीएच मान, तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव आपको मिल गया कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा, 7। और कुछ पीएच स्केल के बारे में हम आपको बताएं तो पीएच स्केल का आविष्कार 1909 ईस्वी में आपके फ्रेंच वैज्ञानिक एसपीएल सोरेनसन ने किया था। और पीएच में जो ये आपका पी है इसका अर्थ होता है पुषांश, पोटेंज अर्थात की शक्ति, और एच है तो इसका अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन। अर्थात कि पीएच का सामान्य अर्थ क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन की शक्ति। पीएच स्केल में 1 से 14 तक मान दिया रहता है जिसमें बीच में रहता है 7। और जो 7 होता है उदासीन विलयन का जो मान पूछा था उसका पीएच मान होता है। और 7 से जितने कम होंगे इस साइड में वो सभी अम्लीय विलयन के पीएच मान होते हैं, और 7 से जो अधिक होते हैं वो सभी क्षारीय विलयन के पीएच मान होते हैं। तो ये सभी फैक्ट्स है। यहाँ से कोई भी प्रश्न इधर उधर पूछेगा तो आपको ऐसे ही जवाब लिख देना है। आगे बढ़ेंगे सर, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। अर्थात कि चला आपको किस रूप में इसका उत्तर लिखना है कि पहले आपको उभयधर्मी ऑक्साइड की परिभाषा लिख देना है, फिर आपको कोई भी 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का नाम लिख देना है। चलिए सीखते हैं और समझते हैं। तो वे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण प्रदान करते हैं उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड की परिभाषा आपको याद हो गया कि ऑक्साइड जो अम्ल से भी अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनाएंगे, क्षार के साथ भी अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनाएंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड है। उदाहरण के लिए बात करें तो देखिए एल्युमिनियम जो ऑक्साइड है वो अम्ल और क्षार से दोनों से अभिक्रिया करके लवण ही बनाता है। तो इसलिए एल्युमिनियम ऑक्साइड कैसा ऑक्साइड का उदाहरण है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड। यहाँ पे मैं आपको उदाहरण के लिए लिख भी दिया हूं ताकि आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके भी लवण बना रहा है, और यहाँ पे वही एल्युमिनियम ऑक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट लवण बना दे रहा है। और 2 पूछा था उदाहरण, तो एक तो हुआ आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड और दूसरा है जिंक ऑक्साइड। तो याद रखेंगे दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं। ये प्रश्न बिल्कुल आसान स्तर के आते हैं। कोई प्रश्न भारी या आसान नहीं होता। ये कोई पदार्थ नहीं है, वस्तु नहीं है कि जिसे आप तौल के बता देंगे कि इतना भारी प्रश्न आया है, 1 केजी का प्रश्न है और ये 100 ग्राम का प्रश्न है, ऐसा कुछ होता नहीं है। जो प्रश्न आप अच्छा से समझे, जो प्रश्न आपको अच्छा से पढ़ाया गया है, समझाया गया, जो आप जानते हैं, वो प्रश्न क्या होता है, इजी है। हल्का और भारी कोई प्रश्न नहीं होता है। हल्का ये नहीं है कि मैं बोला ये पदार्थ नहीं है कि इसका वजन आप तौल के बता देंगे कि ये इतना ग्राम का प्रश्न आया था। अगला चला प्रश्न आपसे क्या कहा कि आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च क्यों होते हैं। आपको क्या बताना है कि आयनिक यौगिक के गलनांक बिल्कुल ज्यादा हाई क्यों होते हैं, इसका कारण आपको बताना है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल जालक में धन आयन एवं ऋण आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं और परस्पर अंतर आयनिक आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं। अतः बंद संकलित क्रिस्टलीय आकृति को तोड़ने के लिए अति उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फलतः आयनिक यौगिक के गलनांक ऊंचे होते हैं। गलनांक का मतलब क्या होता है, चला तो जिस भी ताप पर, जिस निम्नतम ताप पर कोई भी पदार्थ पिघलना शुरू कर देता है, गलना शुरू कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, गलनांक। और वाष्प बनना शुरू कर देगा तो उसे क्या बोलते हैं, क्वथनांक। अब कहा कि आयनिक यौगिक के गलनांक क्यों ऊंचे होते हैं, तो ये आयनिक यौगिक के जो आप स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो उसमें प्लस माइनस अर्थात
अर्थात कि धनायन ऋणायन जो होते हैं उसका बिल्कुल अच्छा से व्यवस्थित क्रम होता है और इनके बीच में लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, अंतर आणविक बल। तो ये अंतर आणविक आकर्षण बल इनके बीच में काफी हाई होते हैं और आप जानते हैं जिनके बीच में अंतर आणविक बल ज्यादा होगा उसको तोड़ने में, उस पदार्थ को तोड़ने में या गर्म करने में उसमें काफी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगा, इसलिए इसके गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि कितना अच्छा प्रश्न और वीवीआई प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात कि CO2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बता देना है। इसका उत्तर यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन परमाणु के साथ ऑक्सीजन के कितने परमाणु जोड़े रहते हैं, 2। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। क्यों, क्योंकि 6 होता है। यहाँ पे के एलिमेंट आप निकालेंगे तो पहला में 2 होगा और बाहर में कितना होगा, 4। फिर आगे कह रहा है कि इसे अष्टक बनाने के लिए कितना चाहिए, क्योंकि अष्टक पूरा करने के लिए कितना इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 और चाहिए, क्योंकि इसमें कितना बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका अष्टक पूरा होगा 8। और ऑक्सीजन को केवल कितना चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको बाहरी कक्षा में। और जो बात यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आधारित प्रश्न है, तो जो बात हम लोगों ने देखा कि कार्बन को 4 चाहिए, ऑक्सीजन को 2, तो वही इस तरह बिंदु आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना जानते होंगे, इस फिगर के जैसा आपको बना देना है, आपका उत्तर पूर्ण हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि फास्फोरस और आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें और आपके काम को और आसान कर दिया गया है कि फास्फोरस 15 होता है इसका परमाणु संख्या और आर्गन का 18 ये दे दिया गया है ताकि आसानी से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का यही यहाँ पे जो देख रहे हैं 2 तरीका होता है, एक तो 1s2 2s2 इस क्रम में लिखते हैं और एक जो आपके बुक में बताया गया ऐसे KLMN। के में कितने परमाणु की संख्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, के पूर्ण हो जाएगा। एल में कितना चाहिए, 8। एम में कितना चाहिए, 8। ऐसे आप जानते होंगे। तो कहा था फास्फोरस का लिखिए, तो फास्फोरस का है 15, तो पहले में आ जाएगा के में कितना आएगा आपका 2, उसके बाद दूसरा में चाहिए 8, तो 8 2 10 कितना बचा 5। तो इस तरह आप लिख देंगे और यहां से ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि फास्फोरस के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है, 5, इसकी संयोजकता बताइए, तो यही आप बता सकते हैं। और फिर आर्गन का पूछा था तो वैसे ही आपको लिखना है, पहले कक्ष में आप जानते हैं 2 आता है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं अगर सीखे होंगे, तो नहीं सीखे तो कोई बात नहीं, ऐसे ही आप लिख दीजिएगा। कक्ष में कितना आएगा 2, दूसरे में 8, 8 2 10, इसका परमाणु संख्या कितना था 18, 18 में से 10 घटाएंगे 8 बचेगा, तो फिर कितना आएगा नेक्स्ट में 8। तो देखिए इसका बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 8, अर्थात कि ये पूर्ण है बाह्यतम कक्ष, इसलिए आर्गन एक अक्रिय गैस होता है क्योंकि इसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि तन्यता क्या है। आपको तन्यता का परिभाषा बताना है। तन्यता गुण आप धातु के चैप्टर में धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल, जो आपका केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, बड़ा सा एक चैप्टर है, उसमें आप पढ़े होंगे, उसको ध्यान से समझिएगा। तन्यता किसी धातु का वह गुण होता है जिसके द्वारा किसी धातु को पीटकर या खींचकर तार की तरह लंबा किया जा सकता है। तन्यता का गुण हर धातु में अलग अलग होता है। जैसे सोने में तन्यता का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। तो तन्यता क्या है चला, तो तन्यता वह गुण है जिससे धातु को हम लोग पीटते हैं, किसी भी पदार्थ को हम लोग पीटेंगे, अगर वो पदार्थ टूट जाता है तो बोलेंगे उसमें तन्यता का गुण नहीं है। अगर उस पदार्थ को हम लोग पीट कर खींच कर लंबा तार के जैसा बना सकते हैं, वो बन जाता है, तो बोलेंगे उस पदार्थ में तन्यता का गुण है। धातु में आप पढ़ोगे कि धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, इसलिए हम लोग इसी तन्यता के गुण के कारण धातु को क्या बनाते हैं, तार बना देते हैं। और 1 ग्राम सोना से हम लोग 2.5 से 3 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। सोच लीजिए इतना ज्यादा सोना तन्य होता है। और ये प्रश्न पूछे कि प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों में सबसे अधिक तन्यता किसकी है, तो सोना की है, क्योंकि 1 ग्राम से आप सोच सकते हैं 3 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 18 नंबर प्रश्न तक लघु उत्तरीय प्रश्न था, जिसमें से किसी 4 का उत्तर आपको परीक्षा में लिखना है, लेकिन ये सभी प्रश्न आपको समझ कर रखना है ताकि कोई भी प्रश्न यहां से आ सकता है। यहां से शुरू हो रहा है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, तो इसका आप जानते हैं बड़ा बड़ा उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। तो 19 नंबर प्रश्न पे है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, कह रहा है कि धातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म का उल्लेख करें। यहाँ पे देखिए अंतर नहीं पूछा है कि धातु अधातु में भौतिक और रासायनिक गुणधर्म पे अंतर बताइए, वो भी प्रश्न आता है, तो उसको भी आपको तैयार रखना है। लेकिन सर इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा है कि धातु का सिर्फ भौतिक गुण बताना है, फिर रासायनिक गुण। तो ऐसे आपको उत्तर लिखना है कि धातु का भौतिक गुणधर्म। पहला धातु का भौतिक गुणधर्म क्या होता है, धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, अर्थात धातु के एक छोर से दूसरे छोर तक उष्मा और विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सकता है। धातु में आघातवर्त और तन्यता का गुण पाया जाता है। आघातवर्त का मतलब क्या होता है सर, तो अगर धातु पे हम लोग हथौड़ा से वार करेंगे तो टूटेगा नहीं, वो पतला चादर के रूप में फैल जाएगा। और तन्यता का गुण अभी हम लोग पढ़े हैं कि धातु से पतले तार का निर्माण किया जा सकता है। तीसरा भौतिक गुण है धातु का, धातुओं में एक विशेष प्रकार की सभी धातु में चमक पाया जाता है।
चौथा गुण है कि कमरे के तापमान पर सभी धातु ठोस होते हैं। अपवाद क्या है? पारा, कि पारा जो है धातु होते हुए भी कमरे के ताप पे द्रव होता है। अगला गुण है धातु का कि धातु अनुनादी होते हैं, अर्थात कि धातु पर किसी वस्तु से हम चोट करेंगे तो उसे एक धात्विक ध्वनि निकलता है, ध्वनि उससे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 5 आपको लिख देना है धातु का भौतिक गुण, और भी आप याद करके लिख सकते हैं। कहा था रासायनिक गुण बताइए, तो फिर ऐसे आपको हेडिंग डाल के लिखना है कि धातु का रासायनिक गुण। पहला रासायनिक गुण क्या है? तो सभी धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके संगत धातु ऑक्साइड बनाते हैं, कि कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो उसी धातु का ऑक्साइड बना देता है। तो धातु ऑक्साइड बनता है वो सिंपल क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु के ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों ऑक्साइड की तरह व्यवहार करते हैं। और इसीलिए जब ये दोनों ऑक्साइड की तरह व्यवहार करेंगे तो इसे अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे, क्या कहेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड। कि पोटेशियम तथा सोडियम जैसे कुछ धातु वायु में इतना तेजी से अभिक्रिया करती है कि इसे खुले रहने पे तुरंत आग पकड़ लेता है, तो इसको सुरक्षित रखने के लिए हम केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। ये भी एक आपका स्पेशल प्रश्न यहाँ से तैयार हो गया, पूछता है कि पोटेशियम और सोडियम जैसे धातु को हम लोग केरोसिन तेल में क्यों डुबा कर रखते हैं? तो आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि ये काफी ज्यादा अभिक्रियाशील होती है, अगर इसे हम खुले वायु में छोड़ेंगे तो इसमें तुरंत आग पकड़ लेगा। इसी घटना को रोकने के लिए हम लोग इसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। अगला इसका रासायनिक प्रॉपर्टीज है कि जल के साथ अभिक्रिया करके धातु जो है हाइड्रोजन गैस तथा धातु के ऑक्साइड उत्पन्न करता है। तो ये भी याद कर रखेंगे कि जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु क्या, तो जल के साथ अर्थात कि H2O के साथ अभिक्रिया करके धातु क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस तथा धातु के ऑक्साइड। अगला है कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है कि धातु का अगर हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो देगा लवण तथा हाइड्रोजन गैस। अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी काफी वीवीआई प्रश्न है, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संयोजकता, परमाणु आकार और धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म प्रवृत्ति को समझाइए। अर्थात कि सर प्रश्न आपसे क्या पूछा कि जो आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हुआ है उसमें तत्वों की संयोजकता को किस क्रम में सजाया गया है, परमाणु आकार का क्या रोल है, धात्विक और अधात्विक गुणधर्म को किस तरह समझाया गया है, सभी बातों को आपको समझा देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में संयोजकता की। किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित होता है। अर्थात कि किसी भी तत्व की संयोजकता ज्ञात करना होगा, जो ऊपर हम लोग पढ़े थे KLMN इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकालते हैं, और जो बाहरी कोश, जो बाह्यतम कोश होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उस तत्व की संयोजकता होता है। और इसी क्रम में आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया भी गया है। अगला पूछा था परमाणु साइज। तो परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है कि परमाणु का त्रिज्या कितना बड़ा है। एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र में उसके सबसे बाहरी कोश की दूरी ही परमाणु की साइज को दर्शाती है। फिर आगे देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछता है कि जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है? घटता है। ये आपको याद रखना है कि आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है? घटता है। और वहीं पूछा था कि समूह में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि परमाणु का साइज बढ़ता है। तो ये दो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमेशा ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। फिर कहा था कि धात्विक और अधात्विक गुणधर्म, अगर आप ध्यान से आधुनिक आवर्त सारणी का अध्ययन किए होंगे तो उसमें धात्विक और अधात्विक गुणधर्म के आधार पर भी तत्वों को सजाया गया है। जैसे कि सोडियम और मैग्नीशियम जैसे धातु को आप देखेंगे तो सारणी में बाईं ओर, सल्फर तथा क्लोरीन अधातु को दाईं ओर स्थित किया गया है। उसी के बीच में सिलिकॉन जैसे अर्धधातु या उपधातु भी हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है। अर्थात कि यहाँ से आप कह सकते हैं कि धात्विक और अधात्विक गुणधर्म को ध्यान में रखकर धातु को एक अलग श्रेणी में, धातु उपधातु को अलग अलग आधुनिक आवर्त सारणी में सजाया गया है। तो यही प्रश्न आपसे पूछा था। तो ये सभी पीडीएफ आपके लिए बिल्कुल हम लोग मुफ्त में क्लासेस जैसे चल रहा है वैसे ही बिल्कुल फ्री में आपके लिए पीडीएफ भी मिलता है। इसके लिए बस सिंपल सा आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, तो टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त करके आपको इस सीरीज का मैं बोलूंगा एक कॉपी बना के, अलग कॉपी तैयार करके, क्योंकि इस सीरीज में हम आपको बिल्कुल कम वीडियोस देंगे, लेकिन वही वीडियोस देंगे जहां से कि तमाम प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आए। यहां से आपको प्रत्येक प्रश्न को समझना है और कॉपी में इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त करके उत्तर लिख लेना है। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त करके जरूर एक एक प्रश्न को याद करते चलेगा, क्योंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। क्या आप चाहते हैं कि आगे हम लोग जीव विज्ञान के जो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका भी उत्तर की चर्चा करें? तो इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके साथ साथ इस क्लास को लाइक करना, ये बोलना पड़े, ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके लिए हम लोग फ्री में पीडीएफ लेकर आ रहे हैं, फ्री में क्लास, डेली ऑफलाइन क्लास की तरह एक टाइम फिक्स करके उसी टाइम पे आपके लिए क्लासेस लेकर आने का प्रयास कर रहे हैं।
तो इसमें बोलना पड़े कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें, तो ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है, ये आपको बिना बोले कर देना चाहिए। तो फिर मिलेंगे कल इसी समय पे 7 PM पे, आपको तैयार रखना है। तब तक के लिए रिवीजन करते रहें, इसका नोट्स बनाते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।